हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज आपकी 5वीं क्लास होने जा रही है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं 2020 में नई शिक्षा नीति पर। आपको 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2020 में नई शिक्षा नीति लागू में किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। 2-3 प्रश्न लिए हैं हमने इसमें नई शिक्षा नीति लागू में। देखिए पहले प्रश्न पे नज़र मारते हैं। बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है। बच्चों का विकास का क्रम क्या होता है। अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर हम बात कर लें बच्चे के विकास की ओर, वो बच्चे के विकास के क्रम की बात कर लेते हैं। तो बच्चे का विकास तो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल 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 नॉर्मल। उसके बाद में हाई लेवल टाइप से आपका चढ़ता रहता है। जैसा आपका इस टाइप से जब से ये चढ़ा, फिर इस टाइप से हाई लेवल, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे का विकास होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि जो विकासात्मक प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है उसका व्यवहार भी अधिक से अधिक जटिल या विचार सोच क्षमता उसकी अलग होती चली जाती है। उसकी जिज्ञासा अलग होती चली जाती है, उसकी रहन सहन अलग, खान पीन पर ध्यान या आपकी उसकी सुंदरता या उसका फोकस किसी चीज़ पे भी चला जाता है। बच्चे का जैसे विकास होता चला जाता है वैसे उसकी विशिष्टता बढ़ती चली जाती है बच्चे की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस टाइप से प्रश्न पूछा आपका मिलेगा, पूछेगा आपको कथन वाला पूछेगा आपको, तो कथन और तर्क आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे। देखना आपको पहला है, आप उसमें दूसरा प्रश्न है। कथन ये कह रहा है वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। मतलब जो उच्च परिवार वाले बच्चे हैं वो अपना जो दिन है बहुत अलग बताते हैं। मतलब किन से, जो निम्न मतलब जो गरीबी बच्चे हैं, जो छोटे परिवार के, उनसे अलग बताते हैं। आपका तर्क कहता है बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधा है। अगर ये बात करें बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, ये बात सही है, और बचपन में बहुत सी विविधा भी हैं। अगर हम इसकी बात करें ए और दोनों सही है, ए और दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कि, अगर आर सही व्याख्या करता है कि नहीं, तो दूसरा ऑप्शन आपका ए आर दोनों सही है लेकिन आर जो सही व्याख्या नहीं करता ए की, क्योंकि इन्होंने कहा है कि पहली बार 5वीं कक्षा के बीच में निम्न आय अर्जित करने वाले छात्रों में जो 44% छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं, जबकि उच्च आय वाले परिवारों के केवल 31% ऐसे छात्र होते हैं जो पढ़ाई करते हैं। और अमीर परिवार के बच्चों की बात करें तो गरीब साथियों की तुलना में कई तरह से भिन्न भिन्न होते हैं। उनके कई कम भाई बहन या और अधिक शिक्षित माता पिता होते हैं। उनके माता पिता उनके साथ अधिक समय बिताते हैं और उन्हें अच्छे स्कूल में भेजते हैं। उनका संज्ञानात्मक कौशल भी उच्च होता है और वे स्कूली शिक्षा को भी पूरा करते हैं। तो ये है आपका मतलब आय अधिक परिवार वाले और निम्न परिवार वाले, मतलब गरीब परिवार या हाई परिवार। तो आपसे दूसरा आंसर ये सटीक है। तीसरा प्रश्न है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ता है, बॉल मतलब बड़ी चीज़ों को पकड़ता है, सीखता है, पकड़ता है, सीखता है। उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। पहले बड़ी बॉल पकड़ता है, फिर उसके बाद में चिमटी पकड़ कर मटर के दाने को उठाना सीखता है। ये उदाहरण किसके सिद्धांत को दर्शाता है। शीर्षगामी, समीर दूर विमुख या सभ्य धारण या संरक्षण। तो अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो बी आंसर सही है, क्योंकि समीर विमुख मतलब है कि समीप पथ सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है। जो विकास होता है शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। इस सिद्धांत के साथ शरीर की हाथ और पैरों का विकास होता है और शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करने की क्षमता का विकास भी
समीपस्थ सिद्धांत का अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है कथन, चौथा है कथन ए बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी कौशल मूल्य और नीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। तर्क कहता है बी बच्चों का समाजीकरण एक सरल बार एक ही प्रक्रिया है। अगर हम इसकी तर्क की बात करें तो ए और दोनों सही है व्याख्या नहीं है तो नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं है। अगर हम इसकी बात करें ए और दोनों गलत हैं। देखिए बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी कौशल मूल्य और नीतियाँ केवल अभिभावकों से सीखते नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो चौथा प्रश्न, क्योंकि इसमें कोई सा सही नहीं तो ए आर दोनों ही गलत हैं। देखिए शिक्षा में समाजीकरण के उद्देश्य से समाज के नए सदस्यों का सामाजिक परंपराओं और तरीकों रीति रिवाजों आदि से परिचित करना या समाज के सदस्यों में लगातार बदलते परिवेश के अनुकूल बनाने के लिए तैयार करना, ये क्या सब हमारे समाज के रीति रिवाज रहन सहन है। पांचवा प्रश्न है किस अवस्था में बच्चे वस्तु या स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, वस्तु की स्थायित्व समझ बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रिया परिवर्तनीय और उनके निर्णय चीज़ों को मौजूदा लिखावट पर निर्भर करते हैं। तो क्या हमारा आंसर कौन सा होगा? संवेदी चालक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, अमृत सक्रियात्मक। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका ये ऑप्शन सटीक है क्योंकि संवेदी चालक, क्योंकि समेरी मोटर या संवेदी गमक सेंसरी मोटर या संवेदी गमक चरण बच्चे दुनिया के बारे में बुनियादी क्रियाओं जैसे कि चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने के माध्यम से सीखते हैं। शिशु अपने आसपास की चीज़ों को सीखता है और शिशु अपने आसपास के लोगों को भी अलग प्राणी से जानता है। छठा प्रश्न आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों का बहुत से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमांक संबंधों को दिखाते हुए चित्र का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, डी ऑप्शन है परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की तो मूर्त संसाधनों का बहुत से दृश्य या सामग्री का प्रयोग ही करना चाहिए। तो ये ऑप्शन सटीक है। कौन सा? ये आंसर सही है इसका, क्योंकि पियाजे के ठोस मूर्त संचालन चरण से बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के बीच संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और जानकारी के कई तरीके हैं जो बच्चा अपनी अवधारणाओं को, ऐतिहासिक को, घटनाओं को समझना शुरू कर देता है। किससे? मूल संसाधन के दृश्य श्राव्य सामग्री के प्रयोग से। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, ये संकेत व इशारा करना। अगर हम पाठ की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर ज़्यादा नीचे को देखने की जरूरत नहीं है। पाठ का सही है आंसर संकेत और इशारे देना, बी ऑप्शन सही है इसका। क्योंकि देखो इसके फोल्डिंग या एमक्यू द्वारा दिए गए अस्थायी समर्थ है, इसे तब रोक दिया जाता है जब शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से संकेत देता है और महत्वपूर्ण मौकों पर प्रश्न पूछने में सक्षम हो। जब विद्यार्थी संकेत यानी कि संकेत देता है तो उस पर यह महत्वपूर्ण होता है पाठ। आठवां प्रश्न, लय भारी
लेवहारी गोष्ठी का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। ज्ञान के शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। यह डी ऑप्शन है आपका। ज्ञान का निर्माण सह निर्माण क्षेत्र में होता है, जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि ये समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। वाइगोस्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत मानव विकास को सामाजिक रूप से मध्यस्थ या वाली प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें बच्चे समाज के अधिक जानकारी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक संबंधों के साथ माध्यम से अपने संस्कृति मूल्यों या विश्वासों पर भी विश्वास करते हैं। नवा प्रश्न है, लायंस कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क करते हैं कि मानव अधिकार एवं अन्य सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। लायंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानव अधिकार व अन्य सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो आज्ञा पालन दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छे लड़के अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो सी आंसर बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि अधिकारी और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना नैतिक तथा तर्क में इस तरह सामाजिक व्यवस्था को महत्व देता है, सामाजिक नैतिकता को महत्व देता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रगतिशाली शिक्षा में अधिगम क्या है? एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, या परीक्षा में प्रतिबंधित है। अगर हम गतिशील कक्षा की बात कर लेते हैं तो एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि गतिशील शिक्षा दर्शन कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को रटकर याद करने पर निर्भर रहने के बजाय सोचने और प्रक्रिया पर बल देता है। सीखना चाहिए, ये सहकारी अधिगम को भी बढ़ावा देता है और ये सहकारी कार्य को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम हार्वर्ड गार्डनर की बात कर लेते कौन सा सही था? हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था? बुद्धिमत्ता को परिभाषित एवं विकसित नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, या उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, या एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्ति को ज़्यादा बुद्धिमान मानते नहीं। तो सफल पैमाना ये भी नहीं हो सकता। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, ये आंसर बिल्कुल सही है आपका बी आंसर, क्योंकि हार्वर्ड गार्डन के अनुसार उन्होंने बहुबुद्धि एवं प्रभावी उत्पादन बनाने का एक संस्कृति के मूल्यवान सेवा की पेशकश करते हुए कहा था कि कौशल वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति के लिए जीवन समस्याओं को हल करना संभव बनता है और समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता भी विकसित होती है। किसने कहा था? ये हार्वर्ड गार्डन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए हमने कहा था 2020 से प्रश्न बनेगा आपका। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? देखिए, आपकी नई शिक्षा नीति 2020 के प्रश्न बनेंगे हर बार सीटेट में, सही से रिपीट कर लेना, इन प्रश्नों को देख लेना। तो आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा, घर की भाषा, नई शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? अगर हम इसकी बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के कई क्षेत्रों में बदलाव लाने की कोशिश करती है और
उनमें से एक शिक्षा का माध्यम है जिसे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस नीति में कहा गया है कि सभी स्कूलों में सामान्यतः 8 एवं विशेषतः कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। क्या होगी? मातृभाषा होगी। तो मातृभाषा क्या होगी हमारी? मातृभाषा घर की भाषा। डी ऑप्शन इसका सही है इसमें, क्योंकि मातृभाषा में कहा है, यानी कक्षा सामान्यतः 8 एवं विशेषतः कक्षा 5 तक की सामान्यताएं, ये 8 तक की क्लास तक को मातृभाषा में ही होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा या कक्ष की विशेषता होती है? बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा या कक्ष की विशेषता होती है? बात कर लेते हैं। व्यापारवादी कक्षा कक्ष, ये सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष या पाठ्यपुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। तो अगर हम इसकी बात करें तो सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि सामाजिक संरचनावाद सीखना वास्तविक जीवन के अनुकूलित समस्या समाधान पर आधारित है, जो सामाजिक तरीकों से आशा, अनुभव और दूसरों के प्रति चर्चा के माध्यम से होता है, जैसे कि नए विचारों को मौजूदा ज्ञान के साथ जोड़ना तथा उसे शिक्षार्थियों के नियमों को अपनाना और या उनके पालन को अपनाना। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र का शिक्षक को अपने कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करता है? मानकीकृत व एक समान, ये पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित। सी कह रहा है आपका पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित। ये आपको डी कह रहा है संलग्न एवं पाठ्य। तो किस तरह का शिक्षा शास्त्र शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को कह रहा है? अगर हम 14वें प्रश्न की बात कर लें, 14वें प्रश्न की, तो आपका संलग्न व संदर्भित, डी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि प्रशासनिक शिक्षा शास्त्र एक विशेष शास्त्र है जो शिक्षार्थियों को विभिन्न संदर्भों और सामाजिक राजनीतिक परिवेश को शामिल करते हैं, जिसका भी एक हिस्सा है। एक बार समझ लिया जाए तो सामान्यतः चर्चा में रहती है। देखिए फिर एक दूसरा प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? NEP 2020 एक आकलन प्रणाली में बदलाव का अध्ययन करता है जो योगात्मक है और मुख्यतः रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करता है, जो अधिक नियमित और रचनात्मक है। अगर हम अधिगम योग्यता आधारित है और हमारे छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे ये विशेषताएं महत्वपूर्ण सोच जैसे उच्च क्रम कौशल परीक्षण महत्वपूर्ण रहे। तो अगर हम प्रश्न की बात करें तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में क्या है, ये मदद करता है। तो आपको सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। 16वां प्रश्न है, समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशन का सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान में निरपेक्ष होकर अपनाना, या बी ऑप्शन कहता है अनुसूचित समस्या और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं का अनदेखा करना। सी ऑप्शन कहता है भेदभाव को बढ़ावा देना और मत भेद दो की प्रति असाही गुणता रखना। अगर हम इसकी बात कर लें 16वें प्रश्न की, देखिए समावेशन को एक समूह या पूरे समाज में शामिल किया जा रहा है। समस्या समावेशन, विविधता में और सामाजिक असमानता, ये क्या हमारा सब समावेशन से ही महत्व है। तो अगर हम इसी प्रश्न की बात कर ले तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान में निरपेक्ष होना अपनाना है। 17वां प्रश्न आपका, विविध संस्कृति पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसे बचाना चाहिए?
तो अगर हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की, हर विद्यार्थी को पहचान और उसका सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता है। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो वंचित एवं विविधा पृष्ठभूमि से सीख रहा है, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। डी ऑप्शन करें, आगे कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशील का अभ्यास करें। अगर हम 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, कौन सा प्रश्न, हाँ 17वें प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका प्रभुत्वशाली समूह के अनुभव को प्राथमिकता, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। क्योंकि प्रभुत्वशाली, क्योंकि शिक्षार्थियों को यानी कि शिक्षक को शिक्षार्थियों को उनकी जरूरतों को और उनके प्रयासों को चुनौती देना या उनकी गतिविधियों पर काम करने के लिए सहयोग समूह बनाना, ये सब छात्रों के प्रोत्साहित को महसूस करता है। 18वां प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? सभी को मालूम हुआ डिसलेक्सिया, देखिए डिसलेक्सिया किससे जुड़ा है? ये डिसलेक्सिया बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा और लिखेगा, अक्षरों शब्दों या संख्याओं को उलट देता है, बाएं से दाएं दाएं से बाएं परेशानी का ये सामना करता रहता है। तो किसकी समस्या हो सकती है? ये किसकी? पढ़ने की। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेश सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अगर 19वें प्रश्न की बात कर ले, प्रभावी होगा, ये ऑप्शन कह रहा है अभिव्यक्ति के लिए केवल शिक्षार्थी विविधता को अनुमति दे, विफलता का आरोप क्षमता की कमी को माने, या बहुत लंबे और बारंबारता दत्ता कार्य के, या सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प करें। अगर इसकी हम बात कर लें तो डी ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि विकलांग या बिन बच्चों के लिए समावेशन के कुछ लाभ है, जैसे दोस्ती, कौशल, सहकर्मी, मॉडल समस्याएं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बीसवें प्रश्न आपका, प्रतिभवन विद्यार्थी जानकारी को उल्टी और सही तरीके से आप शोषित करते हैं, अपनी आयु स्तर के नीचे प्रश्नों को हल करने में असमर्थ करते नहीं, सरल और आसान कारणों को चुनौती देते नहीं। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रतिभाशाली छात्र अपने साथियों की तुलना में बहुत तेजी से नई चीज़ों को सीखते हैं, वह जानकारी को उसी तरह से कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इक्कीसवां प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित, अवरोध। अगर हम 21वें प्रश्न की बात करें सहज, तो हम प्रोत्साहित ही करेंगे और क्या करेंगे उसको। ये ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों की रुचि के अनुसार काम करे, ताकि बच्चों को उनकी वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिल सके। छात्र को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका उनके प्रति सौभाग्य, गर्मजोशी या सहायक या सहानुभूति होता है। 22वां प्रश्न कह रहा है, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर निरंतर में याद करते समय नेक्स्ट प्रश्न 22 में देखते हैं, याद करने में निम्नलिखित में किस पर बचना चाहिए? विभिन्न अपराधों के बीच
संबंधों को नियंत्रित करना, या सम प्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, या अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना। डी ऑप्शन कह रहा है बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। अगर हम 22वें प्रश्न की बात करें तो ये डी आंसर ही सटीक है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति व्यवहार के परिवर्तन या पूर्व में व्यापार के अनुभव के परिणाम स्वरूप दूसरों से सीख गया व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उसे हम सीखने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया जाता है। तेईसवें प्रश्न आपका, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की सफलता को कम किया जा सकता है जो दैनिक जीवन के लिए आप प्रासंगिक हो। अगर हम 23वें प्रश्न की बात करें जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, तो ये आंसर सही है, क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत अनुभूति के विकास को सामाजिक अंतक्रिया की मूलभूत भूमिका पर जोर देते हैं। वाइगोत्स्की 1978 में, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि अर्थ बनाने की प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, समर्थ सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। अगर हम 24वें प्रश्न की बात करें तो कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, या बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। बी ऑप्शन ही सटीक है इसका, क्योंकि आपका 24 प्रश्न कह रहा है कि सीखने के अवसर पर स्थान, वस्तु या सहपाठियों के बीच बेहतर संबंध और संचार बनाने में मदद करता है। छात्र उत्पादकता के बजाय रचनात्मक पर बल देता है। 25वां प्रश्न है, शिक्षार्थियों को नए संप्राप्ति बढ़ाते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उसे संप्रदाय से संबंधित और उदाहरण प्रस्तुत करें, ये आपका पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर। तो सी आंसर ही, पहले जटिल को फिर सरल की ओर, क्योंकि पूर्व ज्ञान नई शिक्षा का निर्माण किया जाता है। जितना अधिक हम समझते हैं उसके बारे में बात करते हैं, उससे अधिक हम उनकी पूर्व समस्या को संकलन भी करते हैं। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में की संकेतों में उनकी मदद की है। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है, किसका निलंबित कर रहा है, आह केंद्रीय कर रहा है, अधि संज्ञान, अति औपचारिक। आज 26वें प्रश्न की बात करो तो अधि संज्ञान, क्योंकि 26वें प्रश्न कह रहा है मेटा कार्यान्वयन सोच अभिवृद्धि चिंतन तत्काल या परिनिर्माण छात्रों को अपने सीखने की प्रक्रिया में समझने के मदद में कार्य करता है। नेक्स्ट 27वें प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण निर्देश को कहा गया है। चरण निर्देश को कहा गया कलन विधि, स्वाद खेल विधि, या साधन लक्ष्य विश्लेषण विधि। सी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि साधन लक्ष्य विधि विश्लेषण में समग्र सावधानों को यानी कि समाधानकर्ताओं अंत आदि लक्ष्य की कल्पना करके शुरू होता है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या कहलाती हैं। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच, या उच्च क्रम भावनात्मक बुद्धि क्षमता, या अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, या गंभीर। अगर हम इसकी बात करें 28 प्रश्न की, तो अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। बी सी आंसर सही है इसका, क्योंकि सहज ज्ञान युक्त का अर्थ है बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण या तर्क प्रक्रिया के कुछ समझने या जानने की क्षमता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। तो असफल का कारण स्वयं को माना जाता है। जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। सी आंसर ही बिल्कुल सटीक है। सी आंसर बिल्कुल सटीक है।
क्योंकि जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये संप्रदाय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। अगर हम 30वीं बात करें तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो 30 का यही पहला आंसर सटीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि ये संप्रदाय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 30 प्रश्न। देखिए, इस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2022 में। इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए आपको इस बार भी 2022 और 23 में। इसी टाइप के नई शिक्षा नीति से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा सही से तैयारी कर लेना, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपके कंसेप्ट अच्छे का रखना, आपके अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो गए। बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलेंगे आपको नई क्लास के साथ। टेक केयर दोस्तों, बाय।